एक छोटे से गांव में सीता अपनी बेटी शालू के साथ रहा करती थी। सीता के पति का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था, इसलिए सीता सोचती रहती थी कि उसकी बेटी की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। मुंशी जी, मैंने आपसे कहा था, कितनी बार कहा है, कोई रिश्ता देखकर बताइए। मेरी लड़की 21 साल की हो गई है। भाभी जी, मैंने बहुत जगह बात की, लेकिन हर कोई दहेज मांगता है। कोई क्या मांगता है तो क्या मांगता है। मुंशी जी, आप तो जानते ही हैं हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं जो दूसरों के घर में काम करके पैसे कमाती हूँ, उससे तो मेरा खाली घर ही चल पाता है। अब मैं ऐसे में दहेज कहाँ से दूँ? भाभी जी, एक रिश्ता तो है, लेकिन उसकी उम्र 45 साल है और उसकी पहली बीवी भी मर चुकी है। उसकी एक बच्ची भी है, लेकिन आदमी पैसे वाला है। आपकी बेटी खुश रहेगी। लेकिन मुंशी जी, उम्र बहुत ज्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर अच्छे घर में शादी आप करेंगे तो दहेज देना पड़ेगा। आज के लड़के बिना दहेज की शादी कहाँ करते हैं भाभी जी। और वैसे भी तुम इतनी गरीब हो, तुम कहाँ से इतना दहेज लाओगी और कैसे दोगी। आप सही कह रहे हैं मुंशी जी, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम अपनी लड़की की शादी करें। आप जल्दी से करके बेटी की शादी तय कराइए। मुंशी जी इतना कह के वहां से चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद उसकी बेटी का विवाह हो जाता है। जिस व्यक्ति से उसका विवाह होता है उसका नाम विवेक होता है। विवेक सरकारी दफ्तर में एक सरकारी कर्मचारी था, जिसकी एक छोटी बेटी थी। उसका नाम नीता था और एक विधवा भाभी भी थी जो घर की मालकिन थी। उनका नाम सुमन था। वो विवेक की बच्ची का अच्छे से ख्याल रखती थी और सारी बातें मानती थी। उतने में ही विवेक घर आ जाता है। वह कुछ सामान लेकर आया था। शालू को खुश रखने के लिए कोई न कोई तोहफे रोज लाया करता था, लेकिन शालू को ना जाने क्यों विवेक के पास बैठना और उसे बोलना भी अच्छा नहीं लगता था। उसके कारण यह था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने सिर झुकाकर देह चुरा कर निकलती थी। अब उसकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। अरे भगवान, तुम मुझे देख के ऐसे भाग जाती हो, ऐसे लगता है कि मैं कोई खौफनाक जानवर। अगर तुम मुझे देख के ऐसे ही भागती रही तो ऐसे कैसे चलेगा। विवेक अपनी भाभी को बुलाता है और उनसे घर की चाबी लेकर वह अपनी पत्नी को दे देता है। वह अपनी पत्नी को घर की मालकिन बना देता है। भाभी, आज से आप कोई काम नहीं करेंगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप सालू से मांग लेना। और हाँ सालू, एक बात का ध्यान रहे, तुम भाभी का ध्यान रखना। भाभी बहुत परेशान रहती हैं। मैं आज से अपनी सारी कमाई तुम्हें दे दिया करूंगा, क्योंकि घर का सारा खर्चा तुम्हें ही उठाना। विवेक पूरे महीने की सैलरी शालू को दे दिया करता था। उसके मन में ख्याल था कि शालू उन रुपयों को देख के फूली नहीं समाएगी। उधर सुमन नई बहू की बुराई करती रहती। अरे जब से आई है मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब रखती है। मैं अपनी कभी जरूरत के लिए थोड़ा पैसा मांगू तो टाल मटोल किया करती है। तेरे देवर को भी क्या इतनी बुढ़ापे में शादी करने की पड़ी थी? कोई मेल भी है? देखने में तो उसकी बेटी की तरह लगती है। अरे बहन, अब मैं चलती हूँ। पता नहीं घर पे क्या कर रही होगी। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, चल के देखती हूँ खाना बनाया है कि नहीं बनाया। सुमन उस दिन से शालू से जलने लगी, जिस दिन से उससे चाबी लेकर विवेक ने शालू को दे दी थी। सुमन हर वक्त शालू को अच्छी बुरी सुनाती थी और उस पर नए नए आरोप लगाती थी।
एक दिन सुमन छत पर किसी काम के लिए जाती है तो सुमन कहती है, अरे ना जाने लाज है ना शर्म है, हाय तू तो हमारी नाक कटाएगी, अब लोग क्या बोलेंगे, नई बहू है और छत पर डोल रही है। नहीं दीदी, मैं तो कपड़े लेने गई थी, आंधी बहुत तेज चल रही थी, कपड़े कहीं उड़ ना जाते इसलिए मैं चली गई। अरे तो मुझे बुला लेती, क्या मैं मर गई थी, लेकिन तू मुझे क्यों बुलाएगी, तुझे तो दूसरों से नैन लड़ाने हैं। का सारा काम यूं ही पड़ा है, बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, सुबह से तो कपड़े ही धो रही थी, बस अभी अभी काम खत्म हुआ है, अब जा ही रही थी खाना बनाने और आपने रोक लिया। अरे 2 जोड़ी कपड़े धोने में सुबह से दोपहर कर देती है, किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, ना बच्चों की कोई फिक्र है और ना ही विवेक की, खुद तो पूरे दिन खाती रहती हो और बच्चों को भूखा रखती हो। आज उनकी माँ होती तो उनसे कितना प्यार करती, बेचारे जिंदगी खराब हो गई है। पहले तो पैसे हाथ में रहते थे, अब तो बच्चों को थोड़ा बहुत पैसे दे दिया करती थी, लेकिन जब से अशोक ने पैसे तुझे देना शुरू किए हैं तब से तूने बच्चों को 1 रुपए भी नहीं दिए। बिना माँ के बच्चों को कौन पूछता है। शालू बिना कुछ कहे सुमन की सारी बातें सुन लिया करती थी, बेचारी कभी भी उल्टा जवाब नहीं देती थी, एक कमरे में जाकर खूब रोती और अपने नसीब को खोजती, लेकिन सुमन को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता, वह छिप छिप कर उसकी सारी बातें सुना करती। एक दिन शालू ने अपनी पति से कहा, आप जरा दीदी को समझा लीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। बात को तो मुंह से निकालना भी मुश्किल है इस घर में, अगर उन्हें इस बात की जलन है कि मैं इस घर की मालकिन क्यों बन गई हूँ तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, यही घर की मालकिन रहे, मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मुझसे कोई ताने ना दे। ये कहते कहते शालू की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और विवेक को अपना प्रेम दिखाने का यह सबसे बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। भाभी, अगर आपको इस घर में रहना है तो अपना मुंह बंद करके रहिए, नहीं तो आप अपना घर खुद ही ढूंढ लो, अब इस घर की मालकिन शालू है। अरे क्या हुआ जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो, निकल गई सारी बुद्धिमानी, कल की लड़की आई चोटी पकड़कर नचाने लगी, कुछ पूछना ना ताछना, बस उसके तार खींचे और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए, उसने जरा सी आग लगाई और तुम भुनभुनाते हुए चले आए। तुम हमेशा शालू को परेशान करती रहती हो और उसमें कमियां निकालती रहती हो, अगर उसे कुछ सीख देनी ही है तो प्यार से और मीठे शब्दों में दो, ना कि तानों से। तुम्हारी यही मर्जी है ना मैं किसी बात पे ना बोलूं, यही सही है, लेकिन फिर ये ना कहना कि बैठी थी घर पे बड़ी तुम क्यों नहीं सलाह दी, जब मेरी बात तो जहर लगती है तो मुझे क्या कुत्तों ने काटा है। इतने में विवेक की बेटी स्कूल से घर आ जाती है और बड़ी मम्मी से खाना मांगने लगती है। अपनी नई मम्मी से खाना मांगो जाके, मुझे यहाँ पर बोलने का हुक्म नहीं है, आज से मुझसे कुछ नहीं मांगना, जो लेना है अपनी नई। देखो बेटा नीता, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो अपनी नई माँ से मांगना, आज से तुम्हारी सारी देखभाल तुम्हारी नई मम्मी करेंगी। पिताजी, नई मम्मी मुझे खाना नहीं देती हैं और मुझे हमेशा डांटती रहती हैं। अरे बेटा, मैंने कब तुमसे ऐसे बात की, खड़े तो हैं यहाँ पे सब लोग, पूछो, मैंने तो ऐसा नहीं कहा तुम्हें कभी, पर ऐसा क्यों कह रही हो तुम, और तुम्हें किसने कहा ऐसा कहने के लिए, बताओ बेटा। बेटा नीता, साफ साफ बताओ, ऐसा बोलने के लिए तुमसे किसने कहा था। पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ रही हैं, जब अपने बच्चे होंगे तब आंखें खुलेंगी, पराई औलाद है दर्द क्या जाने,
मुझसे तो इन बच्चों का दर्द नहीं देखा जाता। अगर तुम कहते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो सिर्फ बच्चे के लिए यहाँ पर थी। पता नहीं कैसी लड़की हो तुम, जो यहाँ पर आकर घर तुड़वा रही हो। तुम्हारे तरह की लड़कियां बहुत देखी हैं। एक तो इतना अच्छा घर मिल गया, ऊपर से अपनी चलानी है। बताओ, छोटी छोटी सी बात को लेकर एक बच्ची के पीछे पड़ गई है। आज तक जो बच्ची कभी डांटी नहीं जाती थी, उसको इतना डांट पड़ रही है। मेरे राज में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, आप यहीं रहिए। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं आप सबका ध्यान रख सकती हूँ, मगर आप ही हैं जो मुझे भला भला कहती रहती हैं। देखो शालू, तुम्हें भाभी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, गलती उनकी ही थी। और हाँ भाभी, आपको जहाँ जाना है जा सकती हैं। वैसे भी आपकी वजह से बहुत ड्रामे हो रहे हैं घर में। हाँ, तो मुझे कौन सा शौक है यहाँ रहने का। बच्चों की वजह से रह रही थी, उनकी देखभाल करने के लिए कोई था नहीं। अब आ गई है ना, तो रहो साथ में। अगर आपको इस घर में रहना है तो शालू के कहने पे चलना होगा। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों किसी के ऊपर एहसान बन के रहूं। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। जब तक का जरूरत था तब तक के काम में थी मैं। अब तो नई बहू आ गई है, अब कहाँ से मेरी जरूरत होगी। ऐसा कह के सुमन वहां से चली गई। उसने घर छोड़ दिया था विवेक का। शालू से नीता का दुख देखा नहीं जा रहा था। वह उसे चुप कराने लगी। बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। ये शब्द देख के विवेक के मन में भी थोड़ी सी शांति हो गई कि अब शालू उसके घर को और बेटी को अच्छे से संभाल रही है। मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब मुझे घर का सारा काम समझ आ गया है। बेटा चलो, देर हो रही है, स्कूल के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। विवेक जब भी शालू से बात करने की कोशिश करता, वह घर के कामों में उलझी रहती। कभी अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जाती, कभी उसके साथ खेला करती। ये सब देख के विवेक खुश तो बहुत था। एक दिन जब वह चाय की टपरी पर बैठा था, तो उसका एक दोस्त उससे मिलने आया और पूछने लगा, अरे विवेक भाई, कैसे हो? तुम्हारा वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? तुम्हें इतना खुश देख के अब तो मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी दूसरी शादी कर लूं। क्या चाहते हो दोस्त, तुम्हारी नई भाभी ले आऊं? नहीं भाई, तुम ऐसा मत करो, मेरी तो मजबूरी थी। मेरी तो एक छोटी सी बच्ची है, इसलिए मैंने कर ली। और हर लड़की शालू जैसी नहीं होती। शालू और विवेक अपना खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। अब उन्हें किसी भी और की जरूरत नहीं पड़ती थी।